दोस्तों, आज विजय दिवस है और मैं विजय दिवस के उपलक्ष्य में सभी का, जितने भी इस पेज इस ग्रुप से और हिंदुस्तान में जितने भी पूर्व सैनिक हैं मौजूद, उन्हें सभी को सैल्यूट करके सम्मान के साथ मुबारकबाद देता हूं। और जो सैनिक शहादत दे चुके हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं अपने नमन के साथ। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि हर सैनिक तिरंगे से कितनी मोहब्बत करता है। मैं तो अपने तिरंगे को अपनी माँ से भी बड़ा दर्जा देता हूँ, जिसने मुझे पैदा किया है। मैं अपने तिरंगे को, अपने देश के तिरंगे को अपने गीता से बड़ा समझता हूँ, जो हमारी धर्म की सबसे बड़ी किताब है। मैं रामायण से ऊपर समझता हूँ इसे। ये मेरी सोच है, ये मेरा विचार है, दूसरों का नहीं कहता मैं। इस तिरंगे के सामने यदि हम बैठे हैं और कोई शपथ ले रहे हैं, तो उससे बड़ी शपथ जिंदगी में कोई नहीं। और दोस्तों, आज मैं ये शपथ लेके बयान करता हूँ कि मैं विक्ट्रन इंडिया में जब तक रहूँगा, उसका नाम आसमान की ऊंचाइयों तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा, जैसा कि मैं करता आया हूँ किसी भी ग्रुप के साथ मिलके। और एज ए ब्रांड एम्बेसडर भारत सरकार के अंडर में काम करके भी जिस तरह मैं काम कर रहा हूँ, उसी तरह काम मैं विक्ट्रन इंडिया में करूँगा। एक बात और दोस्तों, साफ तौर पे सुन लेना, मैं हमेशा शेर की तरह रहा हूँ और शेर की ही तरह दहाड़ता हूँ, और एक दिन शेर की ही तरह कब्र में लिपटकर, इस तिरंगे में लिपटकर यहाँ से रुखसत हो जाऊँगा। और हालांकि मैं आपको बता दूँ कि मैं मरने वालों में से नहीं हूँ। मैंने तो अपनी मौत को भी खूबसूरत दुल्हन बना दिया है। मेरे मरने के बाद मेरे शरीर के 13 अंग 13 सैनिक भाइयों के शरीर में प्रत्यारोपित होकर मुझे जिंदा रखेंगे। किसी में आँख बनकर, किसी में गुर्दे लगकर, किसी में मेरा दिल लगकर। और मैं ही नहीं, मेरे शरीर, मेरे परिवार के सभी लोगों ने, विश्व का पहला परिवार है ये सैनिक परिवार, जिसके सभी लोगों ने अपना संपूर्ण शरीर दान कर दिया है। और बाकी बचा शरीर हमारे राज्य के बनने वाले डॉक्टर चीड़ा फाड़ी कर कर एक बेहतर डॉक्टर बनेंगे, प्रैक्टिकल में यूज लाएंगे। तो ये बात हुई। और दूसरा, विक्ट्रन इंडिया में जितने भी लोग शामिल हैं वो सब मेरे भाई हैं, सब मेरे बच्चे हैं उम्र के हिसाब से। और उनके परिवार की बहन बेटियां आज से मेरी बहन बेटी हैं। ये मैं वचन देता हूँ आपको। इसी नज़र से देखा जाएगा और इसी सम्मान के साथ उनके साथ टेलीफोन पे वार्ता की जाएगी, सब खुल के। थैंक यू दोस्तों। तो ये तो था एक शपथ, एक सैनिक की शपथ, जो 18 साल की एज में वो एक ही बार खाता है सेना में, जब एक अपने कंधों पर अपने देश का भार लेकर बॉर्डर पे पहुंच जाता है। वो किसी सेवा में, चाहे वो आईपीएस अफसर हो, चाहे कोई भी अफसर हो, कितना ही बड़ा अधिकारी हो, कितना ही बड़ा नेता हो, 18 साल की एज में देश का भार अपने कंधों पर लेकर बॉर्डर पर अपनी जान लुटाने या दुश्मन की जान लेने के लिए कोई पोस्ट नहीं बनी है सैनिकों के सिवाय। बहुत बड़ा सम्मान है ये अपने आप में, यदि सोचा जाए। ये तिरंगा हम अपनी माँ का रूप जिसे देते हैं, इसके पीछे भी दोस्तों एक स्टोरी है, ना जाने मालूम है किसी को ना या नहीं। चीन 1962 में जब हमारे काफ़ी सैनिकों को कैजुअल्टी कर गया था, तो एक सैनिक पानी मांग रहा था और हमारा कोई नेता, बड़ा नेता, वहाँ पर जब ये चीज़ें देख रहा था तो उसने पानी पिलाया उस सैनिक को। तो वो सैनिक तिरंगे की तरफ देख रहा था सामने। तो इस बात को गौर करके, क्योंकि वो आखिरी सांसें ले रहा था, तो उन्होंने पूछा नेताजी ने कि आप क्या सोच रहे हो और क्या इच्छा है आपकी।
तो उसने एक ही बात बोली कि सर, मेरा आखिरी समय तो आ चुका है, मेरी आखिरी सफ़र उसी तिरंगे में लिपट के हो। और वो दिन है और आज का दिन है, ये तिरंगा एक सैनिक की आखिरी सफ़र में उसके ऊपर डल के जाता है। मैं आपको बता दूं कि सैनिकों को ही से ये प्रचलन शुरू हुआ है, नेताओं को तो बाद में दिया गया है। जब तिरंगे की बात चली है तो मैं आपको बता दूं कि पिछले साल मैंने एक बहुत ज़ोर शोर से प्रधानमंत्री जी को सुझाव भेजा था कि आज 26 जनवरी हो या कोई और फंक्शन, 15 अगस्त हो, सैनिकों से ये सम्मान न जाने क्यों नहीं कराया जाता। हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर जगह सैनिक है, तो फिर तिरंगा जिसे एक सैनिक अपनी आन बान शान और जो मैंने अभी बताया है अपनी माँ तक समझता है, जो अपनी गीता से ऊपर समझता है इसे, जो इसे इतना सम्मान देता है कि इसे शाम को उतारने से पहले खुद खाना नहीं खाता है, सोता नहीं है, पहले इसे हिफाजत से रखता है, तह लगा के इसके कुछ प्रोटोकॉल बनाए हुए हैं जिसका वो पालन करता है। तो फिर जब से नेतागण आ गए तो तिरंगे का अपमान क्यों करने लगे सर? एक सैनिक क्यों नहीं आ सकता स्टेज पर? हम ये तो नहीं कह रहे कि नेता हाथ ना लगाए तिरंगा फहराते समय, लेकिन सैनिक सबसे आगे खड़ा हो जो अपनी जान दे देता है, क्योंकि कफन में रोज तिरंगे में लिपट कर सैनिक आता है। ये आप जनगणना करा लीजिए सर कि सैनिक ज़्यादा मरते हैं या नेता ज़्यादा मरते हैं। लेकिन हमारे सुझावों पर ना जाने क्यों गौर नहीं किया जाता, लेकिन सुझाव तो देने के लिए ही होते हैं सर। मेरे जनरल डी कुमार जो आज भी जिंदा हैं, ईश्वर उन्हें लंबी आयु दे, वो कहते थे जब मैं विकलांग हो गया था, ये चौधरी ज़िंदगी में हमेशा ये बात याद रखना कि विकलांगता का मतलब अक्षमता नहीं होता। और मैंने ये बात साबित करके दिखा दी। वो मेरे गुरु पिता हैं, पितामह की तरह मैं उन्हें पूछता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे सिखाया है कि चौधरी जी, जिंदगी में कभी किसी से डरना नहीं ईश्वर के सिवाय, और ज़रूरत पड़े तो पूजा से ज़्यादा ईश्वर के बनाए हुए बंदों की सेवा करना अपना फ़र्ज समझना। और मैं वो आज वही कर रहा हूँ। मैं मंदिर में ना जाऊँ, लेकिन ईश्वर के बनाए हुए गरीब लोगों की सेवा करना अपना पहला धर्म समझता हूँ और उसे मैं करता हूँ। ये अलग बात है कि जो गलत लोग हैं, जो स्वार्थी लोग हैं, वो मेरी आँखों की किरकिरी हैं। उन्हें सीधा करना भी मैं जानता हूँ 2 मिनट में। और बस क्या बताऊँ मैं, वो ही कभी कभी अड़चने डालते हैं ऐसे लोग। वरना ये भारत बहुत ही सुंदर है। मोदी जी नया भारत बनाने का सपना लेके चल रहे हैं। गांधी जी का वो सपना था, मोदी जी ने उसे पूरा करने की ठान ली है। और पिछले 4 सालों से भी ज़्यादा से मैं हर मुद्दे पर नए भारत को सामने रखकर उसका प्रतिनिधि बनकर काम कर रहा हूँ। मोदी जी के कदमों पर चलने का एक तरीके से कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन सफल प्रयास। कहते हैं कि यदि आप कोई भी काम की शुरुआत करने की ज़रूरत है, सफलता तो मिलती ही मिलती है। ईश्वर पक्का आपके साथ उतर के आ जाता है ज़मीन पर और वो आपकी मदद करता है। तो इसलिए कोई भी काम ज़िंदगी में मुश्किल नहीं है। मैं आपको गाइड करूँगा अपनी वीडियो द्वारा। मैंने कल भी एक शख्स को कहा था, वेटरन इंडिया का, मुझे टेलीफोन पे उनसे बात हुई थी कि सर आपके लेक्चर लाइव होने चाहिए। तो मैंने उसे यही वर्ड बोला था कि चौधरी वो नदी है जो अपने रास्ते खुद तलाश लेती है। पहाड़ों को काट कर भी मैं अंदर
रास्ता बना लेता हूँ। वही तरीका है ये वीडियो। ये लाइव से ज़्यादा बेटर है। आप इसे कभी भी बिस्तर में या आराम से बैठे हैं अपनी फैमिली के साथ आराम से इसे देख सकते हैं और इसमें कमेंट्स कर सकते हैं जो मुझ तक पहुंच जाएंगे। लाइव ज़रूरी नहीं है मैं लाइव लेक्चर दूं 2 घंटे 3 घंटे। मेरे लिए 15 मिनट 10 मिनट 20 मिनट ज़्यादा आधा घंटा बहुत है। क्योंकि ज़्यादा टाइम आप जब भी लेक्चर दोगे वो यहाँ की जो छेद हैं दिमाग के वो सारे बंद हो जाते हैं। ये मेरा अनुभव है। तो इसलिए लेक्चर हमेशा 15 मिनट 20 मिनट, क्योंकि 10 लाख बच्चों को मैं मोटिवेशन लेक्चर दे चुका हूँ अब तक कॉलेजों में स्कूलों में। तो मुझे मालूम है बच्चों में जो जिज्ञासा होती है सुनने की वही बड़ों में होती है। तो मेरे भी 10 मिनट हो चुके हैं और मैं अब इजाज़त चाहूँगा आपसे और अपने दूसरे वीडियो में आपसे मिलता हूँ। सरकार के बारे में मैंने पहले ही कहा है कि हर सैनिक उस सरकार के अंडर में काम करता है जो सरकार बैठी हो और बोलने का अधिकार सबको है, हर जने को है। राजनीतिक में मेरे विचारों से सैनिकों का जो समागम है वो बहुत कम है, ज़्यादा होना चाहिए। सैनिकों के बारे में एक सैनिक जो टैंक को 10 मिनट में खोल के रख देता है वो टाटा जैसी फैक्ट्री में क्यों नहीं सर्विस कर सकता जहाँ कारें बनती हैं। जब वो एक टैंक को खोल के रख देता है, इंजीनियर तो वो बड़ा हुआ ना, लेकिन उसे चौकीदार बनाकर छोड़ दिया गया है। क्यों? कोई सरकार नहीं सोचती। मोदी साहब तक नहीं सोच रहे इस बात को। केजरीवाल जी ने थोड़ा सा सोचा है, मैंने उनका लेक्चर कल सुना था। अभी मैंने समीक्षा नहीं करी है, मतलब जांच नहीं करी है इस बात की कि ऐसा हुआ है दिल्ली में नहीं हुआ है। कर लूँगा, 1 हफ्ता लगेगा मुझे। लेकिन यदि मैं सोचा है तो बहुत अच्छा सोचा है, क्योंकि सैनिकों का भी वोट बैंक होता है बहुत बड़ा। एक परिवार में कम से कम 50 आदमी होते हैं। 50 आदमी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके बच्चे होते हैं। परिवार से मतलब ये कह रहा हूँ कि उनके बच्चे, फिर बच्चों के बच्चे, फिर उनके रिश्तेदार, ये मिला के 50 हो ही जाते हैं। जिसमें एक मुखिया होता है जो हमेशा पूर्व सैनिक ही होता है। उसकी बात को सुना जाता है, वो जिस तरफ उसका झुकाव होता है वोट उधर ही पड़ते हैं। तो आप लगा लीजिएगा पूरे हिंदुस्तान में कितने पूर्व सैनिक हैं और फिर उसे इंटू कर दीजिएगा 50 से, तो ये वोट बैंक ये बनता है। उसे देखते हुए सैनिकों के साथ जो होना चाहिए, जो और देशों में हो रहा है, उतना देखा नहीं जा रहा है, ना नेताओं की तरफ से ना किसी और की तरफ से। पेंशन बहुत कम। अब तो उन्होंने वो दूसरी जो पेंशन कर दी है उसमें 40% वाला बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया। एक सैनिक का 1,500 पेंशन उसमें बैठती है, क्योंकि 10 से 12 साल तक सर्विस बहुत मुश्किल में कर पाता है वो रिटायरमेंट होने के बाद। तो उसमें 40% पैसा आपका धड़ लिया जाता है और उसकी पेंशन बना दी जाती है 1,500 1,000 ये रुपया, जिसमें मोबाइल भी चार्ज नहीं होता अच्छी तरह। तो सरकार को इस तरफ भी सोचना चाहिए सैनिकों के बारे में, क्योंकि यदि इसके बारे में नहीं सोचोगे तो सैनिक सरकार के बारे में सोचना बंद कर देगी। फिर कोई गलत नेता प्रधानमंत्री जी की चेयर पे आ जाए, ये चाचा चौधरी कभी नहीं चाहेगा। क्योंकि मोदी जैसे नेता मिलना एक कोहनूर हीरे ढूंढने के समान है। कोहनूर हीरा एक ही था, मोदी दादा भी एक ही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की नज़र मोदी दादा पे पड़ी थी, जो कि ज़बरदस्त कार्यकर्ता थे, मुख्यमंत्री थे वो उस समय गुजरात के, और उन्होंने उन्हें बुलाया था, क्योंकि उन्होंने कहा प्रधानमंत्री यदि कोई बनना है तो मोदी दादा ही बनेंगे। और आज देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए वो। इसलिए एक ही बात कहूँगा
कि कल वो कुछ भी करते थे, वो कहते थे मैं चाय बेचता था, कोई बुराई कोई है? अपने राष्ट्रपति थे कलाम साहब, अखबार बेचते थे, कोई बुराई कोई है? मेरा दोस्त है वो चप्पल काटता है, उसकी लड़की आईएएस अफसर बनी है, तो क्या बुराई है? लेकिन आज क्या है वो? मैं कल एक सैनिक था, आज ब्रांड एम्बेसडर हूँ, कल कुछ और बनूंगा। तो आज क्या है वो, ये देखिए, चाहे विपक्ष हो और या कोई और। यदि कोई प्रधानमंत्री से बदतमीजी करता है तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही गंदे संस्कारों में पला हुआ है। और कुछ दिन यदि ऐसा ही चलता रहा, प्रधानमंत्री को जिस तरह फेसबुक पर आप गाली गलौज ये वो करते हो, तो सज़ा मुकर्रर हो जाएगी आप लोगों को। जिसने कमेंट्स में गलत डाल दिया, 4 महीने के लिए जेल के अंदर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये काम करवाने का कोशिश ना करे, ना तो विपक्ष और ना ही कोई और शख्स जो अपने आप को बहुत तुर्रे खां समझ रहा हो। तो इसी संदेश के साथ ये वीडियो मैं बंद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये कैप हमारी आन बान और शान है, इसे मैंने इसलिए लगा रखा है क्योंकि सैल्यूट हम सैनिक जो हैं बिना सर पे कैप लगाए नहीं देते हैं। तो ये बहुत प्यारा सा सैल्यूट आदरणीय मोदी साहब को और आदरणीय जितने भी इस पेज से जुड़े हुए, विक्ट्रन इंडिया से जुड़े हुए, जिसका नाम आसमान में ले जाने का प्रयास आस उस दिन से ही चालू हो चुका है जिस दिन से मैं इससे जुड़ा हूँ। मैं विद रिस्पेक्ट उन्हें एक सैल्यूट करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने ग्रुप में शामिल किया और हम अच्छा करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।